नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 6 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से एक न एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। और आज के इस लेक्चर हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है उसे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट चार्ज के कारण किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास मल्टीपल चार्जेज हो तो मल्टीपल चार्जेज के कारण किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा और अगले वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहरहाल शुरू करते हैं लेक्चर को एक खूबसूरत सी डेफिनेशन से। और डेफिनेशन किसकी होगी, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हिंट डालो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसे समझने के लिए अभी तक जितने भी लेक्चर हमने पढ़े हैं वो आपने देखे हुए होने चाहिए। अगर वो आपने नहीं देखे हैं या फिर आप उन लेक्चर से गो थ्रू नहीं हुए हैं तब आपको यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ आपने वो लेक्चर देखे हैं और आप तभी इस लेक्चर तक पहुंचे हैं। मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि मेरे पास कोई एक चार्ज है, लेट अस से दिस चार्ज इज कैपिटल क्यू। मैंने क्या बोल दिया, मेरे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। मैंने यहां पर एक दूसरा चार्ज रख दिया, क्या, स्मॉल क्यू। दो चार्ज है, एक कैपिटल क्यू है और एक स्मॉल क्यू है। दोनों को मैंने कुछ सेपरेशन पर रख दिया। अब हम सब जानते हैं कि ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू पर फोर्स लगाएगा और ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पर फोर्स लगाएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ इस कैपिटल क्यू के कारण इस स्मॉल क्यू पर लगाए गए फोर्स की बात करना चाह रहा हूं। अगर मैं ये बोलूं कि ये सेपरेशन यहां से यहां तक कितना है, आर है, हम सब जानते हैं अगर ये यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है और जो कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज है ये स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों करेगा रिपेल, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, सेम है और हम सब जानते हैं सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। यानी ये जो मेरे पास कैपिटल क्यू है इसमें कहाँ क्यों फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अभी तक मैं बोल रहा हूं, आप मेरे बोली हुई बातों का मजा ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं ना, आप सोचने में मजबूर हो जाओगे। जब भी मुझे किसी दूसरे चीज पर फोर्स लगाना होता है, मान लिया किसी को किसी दूसरे इंसान को थप्पड़ मारना है, ठीक है, मैं हिंसा के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं, बस एग्जाम्पल के लिए माना मुझे किसी दूसरे इंसान को थप्पड़ मारना है तो क्या करूंगा, मैं उस इंसान तक जाऊंगा और उसे कांटेक्ट करूंगा और फिर थप्पड़ मारूंगा। यानी मुझे अगर उस इंसान पर फोर्स लगाना है, उसको धक्का देना है, थप्पड़ मारना है तो मुझे उसे टच करना पड़ेगा। मैं यहां से बिना बीच उसको टच किए उस पर फोर्स या फिर थप्पड़ नहीं मार सकता। लेकिन इधर आओ, ये कैपिटल क्यू चार्ज इस एक कैपिटल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज पर बिना उसको छुए फोर्स लगा रहा है और इस टाइप के फोर्स को या बोल सकते हैं इस टाइप के एक्शन को हम एक नाम देते हैं, क्या, एक्शन एट ए डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, एक्शन एट ए डिस्टेंस। एक्शन एट ए डिस्टेंस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, कब पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे ना क्लास 11th में, तब भी हमने एक्शन एट ए डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि अगर एक मास ये है और एक मास ये है, ये मास m1 है, ये मास m2 है, तब ये क्या करेगा, ये मास इस मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बीच में कुछ नहीं है, क्या हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है एट ए डिस्टेंस हो रहा है। इस मास को इस मास पर फोर्स लगाने के लिए इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। सेम उसी तरह से इस कैपिटल क्यू चार्ज को इस स्मॉल क्यू चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए इसके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तब वो क्या चीज थी जिसने इस कैपिटल क्यू के इफेक्ट को या फिर इसके फोर्स को इस तक पहुंचाया, या इस बीच में इन दोनों के बीच में वो क्या चीज थी जिस वजह से ये फोर्स इस तक पहुंच पाया, या बोल सकते हैं इस स्मॉल क्यू ने इस कैपिटल क्यू के होने का आभास किया। वो क्या चीज थी, वो चीज थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी समझाता हूं कि कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे। वो जो चीज यहां पर है उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जल्दी से बताओ फिर यहां पर वो नाम क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां पर नाम क्या हो जाएगा, वो ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, अभी आपको उतनी फील नहीं आ रही होगी। फील आने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लिया आप सड़क में कहीं जा रहे हैं और जो जंगल का रास्ता जो है, सड़क का रास्ता वो जंगल का है। आपको अचानक से एक स्मेल आपके नाक में पहुंची और वो स्मेल थी मरे हुए जानवर की। ऐसा होता है ना, कहीं बाघ ने कुछ मार दिया या फिर गाड़ी से कुछ जानवर टकरा गया और मर गया रोड किनारे। और आप जैसे जैसे उस मरे हुए जानवर तक की ओर अप्रोच करते हैं, आपको उस मरे हुए जानवर की खुशबू, खुशबू नहीं बोलेंगे, बदबू, बदबू एकदम महसूस होती है और आपको पता लग जाता है कि यहाँ कोई जानवर मरा है। ऐसा होता है आपको, यानी आपने जानवर को देखा नहीं है, न उसको टच किया है, आपको सिर्फ उस जानवर की बॉडी की बदबू से यह पता चल गया कि यहाँ पर कोई जानवर मरा हुआ है। सेम उसी तरह से जिस तरह से एक जानवर से निकलने वाली स्मेल या उसके फ्रेग्रेंस से आपको पता चला कि यहाँ पर जानवर मरा हुआ है, उसी तरह से इस कैपिटल क्यू चार्ज से एक फ्रेग्रेंस बाहर निकल रहा था, जिस फ्रेग्रेंस का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस चार्ज को पता चल गया जैसे ये चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज इसके फ्रेग्रेंस के या इसकी स्मेल का जो रेंज है उस रेंज में आया, जैसे ही उस स्पेस में आया, इसे पता चल गया कि यहाँ पर कोई कैपिटल क्यू चार्ज है आसपास, जबकि इसको छुआ भी नहीं इसने। और जैसे इसको पता चला, इसने क्या महसूस किया, बाहर की ओर एक झटका महसूस किया, या बोल सकते हैं एक फोर्स को फील किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ एनी चार्ज। क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फ्रेग्रेंस ऑफ चार्ज। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फ्रेग्रेंस यानी खुशबू या फिर स्मेल या सुगंध बोल सकते हैं, ठीक है, खुशबू ऑफ चार्ज। अब मैंने चार्ज के पीछे थोड़ा सा जगह छोड़ी है, यहां पर लिखेंगे हम सोर्स चार्ज। क्या लिखेंगे? सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज क्यों बोला? क्योंकि हम यहां पर जो फ्रेग्रेंस निकल रही है, कहां से निकल रही है? इस चार्ज से निकल रही है, इसका नाम, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया मैंने? सोर्स चार्ज रख दिया। अगर तो थोड़ा सा और मैं टेक्निकल होकर बात करूं तो सोर्स चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे होते हैं। और इस केस में हम किसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं? इस कैपिटल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कैपिटल क्यू क्या हो गया? हमारा सोर्स चार्ज हो गया है। यानी ऐसा चार्ज जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोल रहे होते हैं। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज अंडर इन्वेस्टिगेशन। यानी जिस चार्ज का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं। यहां पर कैपिटल क्यू क्या है? हमारा सोर्स चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन कर देंगे? जो सोर्स चार्ज की फ्रेग्रेंस होगी या सोर्स चार्ज के चारों ओर जो एक उसका फ्रेग्रेंस क्रिएट हो जाएगी, जिस फ्रेग्रेंस में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसे कैपिटल क्यू चार्ज या दूसरा चार्ज अगर आएगा उसके सोर्स चार्ज के वहां पर होने का आभास होगा। किसकी वजह से? उस फ्रेग्रेंस की वजह से, जिस फ्रेग्रेंस का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक क्या है, इसकी बेसिक समझ है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब थोड़ा बहुत किताबों की ओर भी चलते हैं। किताबों में क्या लिखा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन, या बोल सकते हैं स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज। if we put any charge in this space, then this charge can feel electrostatic force। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी दूसरी वाली, जो आप लोग किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले लिख के चलेंगे फिर समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड सोर्स चार्ज in which it can exert electrostatic force on other
चार्ज। ठीक है, जैसे हम उस रीजन में या उस स्पेस में किसी दूसरे चार्ज को रखेंगे तब उस दूसरे चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, थोड़ा और समझ लें। मान लिया ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, इसका ये रीजन मैंने मान लिया इस तरह से, दिस इज रीजन या बोलते हैं दिस इज स्पेस अराउंड दिस सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। ठीक है, और सोर्स चार्ज भी कैसा होगा, पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, पॉइंट सोर्स चार्ज ऐसा हम बोल के चलेंगे। ठीक ना, इसके चारों क्या क्रिएट हो गया है, एक स्पेस क्रिएट हो गया है। जैसे ही इस स्पेस में, स्पेस का मतलब एक 2 डायमेंशनल केस नहीं है, ये 3 डायमेंशनल केस है। ठीक है, यानी यहां को भी स्पेस होगा, पीछे को भी होगा, ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा। एक हम स्पेयर यहां पर अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, विजुलाइज कर पा रहे हो। अगर विजुलाइज कर पा रहे हो, मान लिया मैंने इस स्पेस में यहां पर एक चार्ज रख दिया और जैसे यहां पर मैं चार्ज रखूंगा उस चार्ज में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। वो रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं इस चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ले जाऊंगा तब क्या उसमें कोई फोर्स लगेगा, आंसर आता है उसमें फोर्स नहीं लगेगा। किसी एक चार्ज पर फोर्स तभी लगेगा जब वो चार्ज किसी सोर्स चार्ज के कहां होगा, फील्ड के अंदर होगा या उस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आते ही उस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या बोल सकते हैं खत्म मतलब जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात, ओके। नाउ अब कभी कभी मैं इसको ऐसे भी समझाता हूं, आप सब लोग ब्लूटूथ यूज करते हैं, आपके घर, सबके घर में क्या होगा, एक ब्लूटूथ वाला स्पीकर होगा। उस स्पीकर के चारों ओर जैसे उसको ऑन करते हो, उसका ब्लूटूथ ऑन करते हो, उसके चारों ओर एक स्पेस क्रिएट हो जाता है 3 डायमेंशन में। ठीक है, और उस स्पेस के अंदर जितने भी मोबाइल फोन होते हैं अगर उनका ब्लूटूथ ऑन है तो उससे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो पहले ऑन होगा पहले वो कनेक्ट होता है, एक बार में एक ही फोन कनेक्ट हो पाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब जैसे ही वो फोन उसके रीजन से बाहर जाता है, उसके स्पेस से बाहर जाता है, तो वो फोन क्या होता है, उसकी कनेक्टिविटी कम होती है, कम होती है, कम होती है, फिर एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है, गाने बनने बंद हो जाते हैं। यानी वो कहां चला गया, उसके फील्ड से बाहर चला गया। अब जितने रीजन में वो फोन उससे कनेक्ट था उतने रीजन में क्या है, उस स्पीकर की स्मेल फैली हुई है, और उस रीजन में जैसे ही वो फोन था वो बज रहा था, जैसे ही उसके स्मेल से बाहर गया वो फोन बजना बंद हो गया। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्मेल ऑफ एनी सोर्स चार्ज, और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज इन विच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, या वो बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस। क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या है, हमारी डेफिनेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। थोड़ा बहुत आपको फील यहां पर आ रही होगी। क्लियर है बात, ओके। नाउ अब यहां पर थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या, मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हिंट डालो क्या, मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखने से पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है, आप लिख लेना यहाँ पर ई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं हम, ई से दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई ई, वो भी कौन सा ई, कैपिटल ई। अब देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी। पहली चीज तो यही है सोर्स चार्ज। पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा हमको, सोर्स चार्ज, कि भाई सोर्स चार्ज क्या होता है। अभी मैंने डिस्कस किया सोर्स चार्ज इज ए चार्ज अंडर इन्वेस्टिगेशन, या बोल सकते हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना चाहता हूं उसी को मैं क्या बोलता हूं, उस चार्ज को मैं क्या बोलता हूं, सोर्स चार्ज। तो चार्ज अंडर इन्वेस्टिगेशन, चार्ज अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, हिंदी में क्या लिख दोगे, जिस चार्ज का मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं उस चार्ज को क्या बोल दूंगा मैं, सोर्स चार्ज बोल दूंगा। दूसरा आता है यहां पर जो आपके लिए नया है, दिस इज टेस्ट चार्ज, कि भाई टेस्ट चार्ज क्या होता है। ये नाम पहली बार सुन रहे हो आप, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है, या इतना कम होता है कि जीरो के बहुत करीब होता है। ए वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, ए वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज
कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, इफ Q इज टेस्ट चार्ज, Q इज टेस्ट चार्ज, अगर Q एक चार्ज है जो कि टेस्ट चार्ज है, देन Q टेंड्स टू 0, यानी इसको कहने का एक और तरीका होता है इनफाइनेटली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, इसे भी क्या बोलते हैं हम, टेस्ट चार्ज। या इसको कहने का एक और तरीका क्या है कि Q एक इतना छोटा चार्ज है जिसकी वैल्यू 0 तो नहीं है लेकिन 0 के बहुत क्या है, करीब है, यानी दिस Q टेंड्स टू 0। तो इस टाइप के चार्ज को हम क्या बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। अब इस टाइप के चार्ज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने से क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि इस चार्ज को अगर मैं किसी भी एक सिस्टम में क्या करता हूं, इसको मैं डालता हूं, या बोल सकते हैं जब कोई ये टेस्ट चार्ज किसी दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है जो दूसरा सिस्टम होगा वो भी चार्ज का सिस्टम होगा, या ये चार्ज जब किसी दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है तब वहां पर किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं डालता है। इफेक्ट डालेगा भी तब इसके इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है, और इतना कम है कि वो 0 के क्या है, मतलब 0 के इक्वल तो नहीं है लेकिन 0 के बहुत पास है। तो इस टाइप के चार्ज को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको? नाउ अब आते हैं किसमें कि किस तरह से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मान लिया मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, दिस सोर्स चार्ज इज Q। मैं इस Q चार्ज के कारण यहां से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाह रहा हूं कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पूछते हैं इंटेंसिटी का मतलब उसकी वैल्यू से बात हो रही है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। इस सोर्स चार्ज Q के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसको ऐसे ही बोलते हैं कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, या बोल सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये मैं फाइंड करना चाह रहा हूं। अब ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा, और टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है क्या, Q नॉट। इसको लिख देना यहाँ पर, इसको मैं एक तरीके से और दिखा दे, किससे, Q नॉट से, ठीक है। या तो Q टेंड्स टू 0 या फिर Q नॉट। नॉट का मतलब ऐसा चार्ज जो 0 के क्या है, बहुत करीब है। तो मैंने इस P पॉइंट पर क्या किया, एक Q नॉट चार्ज को रख दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पर Q नॉट चार्ज को रखा, अब ये भी चार्ज है ना, तो इसके कारण भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और हमको ये फील हो रहा है कि यहाँ पर एक Q नॉट चार्ज रखने से इसके अरेंजमेंट में, या बोल सकते हैं इस पूरे सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर कैसा चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है, जो क्या करेगा, जो इतना छोटा है कि उसको यहाँ पर रखने से इस सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएंगे, और चेंज आएंगे भी तो वो अप्रिशिएबल नहीं होंगे, उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, सिर्फ टेस्ट करने के लिए रखा है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा फील आ रही है। तो दिस Q नॉट चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया। देन अब देखो ध्यान सुनना, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, या बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज कैपिटल Q इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो यहां पर लिख के चलेंगे हम, ऐसे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज ड्यू टू सोर्स चार्ज is equal to force per unit टेस्ट चार्ज दिखा दे किससे, Q नॉट, टेस्ट चार्ज Q नॉट एट दिस पॉइंट। अब इसी चीज को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं, दैट इज F इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, E इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो E इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, F अपॉन
क्यू नॉट होता है, जहाँ एफ क्या है, इस पर लगने वाला, इस क्यू नॉट पर इस कैपिटल क्यू के कारण लगने वाला फोर्स है, और क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो दिस इज फॉर्मूला एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला निकल के आ गया, तो आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा यूनिट बताओ, तो यूनिट ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट विल बी, इसी क्या होती है न्यूटन, और क्यू की क्या होती है, कूलाम, तो क्या आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम। इसकी एक और यूनिट होती है, वो होती है वोल्ट पर मीटर। अब ये क्यों होती है, इसके लिए आपको एक पूरा चैप्टर क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि भाई ये इसकी यूनिट क्यों होती है, वोल्ट पर मीटर। लेकिन अभी आपको क्या कर लो, याद कर लो कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, एक वोल्ट पर मीटर होती है, और दूसरी क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम होती है। अब दूसरी बात किसकी आती है, डायमेंशन फॉर्मूला की। बताओ अभी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है, mL/T-2, और नीचे कितना आ जाएगा, ये Q की क्या होती है, AT, यानी करंट इनटू टाइम होता है, तो क्या आ जाएगा, ये AT आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, ये mL और T की पावर -3 और A की पावर -1, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, अब जरा गौर से देखो, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, यहाँ पे जो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, बताओ कैसी क्वांटिटी होगी। देखो आप इस फॉर्मूले को देखकर बता सकते हो, ये क्या है मेरे पास, फोर्स है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं E इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/Q0 इंटू F लिख सकता हूँ। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, Q इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो 1/Q इज ऑल्सो स्केलर। तो स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है, स्केलर होता है, और स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, स्केलर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, यानी दिस इज वेक्टर, तो इट मीन दिस इज ऑल्सो वेक्टर। तो अब लिख के चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट वेक्टर आ जाएगा। तो यहां से हमको क्या निकल के आया, इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म, या फिर इसी को मैंने वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख दिया, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अब ये फॉर्मूला मेरे को दिखा रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो यानी फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, यानी फोर्स ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अब कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ऐसे होगी ऐसे होगी, देख लें एक बार। ओके, नाउ पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है, यहां से मैंने r डिस्टेंस पर एक क्या रख दिया, एक क्यू नॉट चार्ज रख दिया। बताओ इस पर कहां की ओर फोर्स लगेगा, इधर की ओर, यानी फोर्स विल बी रिपल्सिव, यानी इधर की ओर फोर्स लगेगा। तो फोर्स अगर इधर की ओर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां की ओर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। अगर मेरा सोर्स चार्ज कैसा हो, -Q हो, तब क्या होगा बताओ, तब मेरे पास यहां पर मैंने क्या रख दिया, ये पॉइंट क्या रखा, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा। तो बताओ क्या करेगा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है हमेशा, ये क्या नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स यहाँ की ओर लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं की ओर होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, टेस्ट चार्ज को रिपेल करता है, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज की से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, या बोलते हैं उससे बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है, और नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है या फिर ध्यान में रखना है। ठीक है, जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, बोलते हैं कौन सा लेक्चर है, छठा, सातवां, आठवां जो लेक्चर होगा, वहां पर इसको हम एक बार और क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, बहरहाल तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको ऐसे
ब्रैकेट में बंद कर दोगे आप, या ब्रैकेट में बंद कर दो, या फिर ऐसे हिडन डाल के डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और चार्ज जब बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर सोर्स जो है साइलेंट है, तो अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव सोर्स चार्ज, ठीक है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव सोर्स चार्ज। क्लियर, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, अगर कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ड्राइव द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हिंट डालो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कैसे डिफाइन करेंगे? बड़ा सिंपल है डिफाइन करना। देखो अभी तक ये समझ में आ रखा ना, तो ये वाला टॉपिक क्या है, ऐसे बाएं हाथ का खेल है। तो मान लिया मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू, इस कैपिटल क्यू के कारण मुझे यहाँ से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा, रख दिया मैंने Q0 टेस्ट चार्ज। फिर क्या करूँगा, इस पॉइंट P पर इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकाल दूंगा। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0, इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 होता है, ये Q1 है ये Q2 है, तो कितना आ जाएगा Q0 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। सेट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस वी नो दैट E इक्वल टू क्या होता है, सिंस वी नो E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q0 होता है। तो ये वैल्यू यहाँ F की है, उठा के यहाँ पुट कर दो। अगर ये वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करूँगा तो यहाँ से F की जो कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कैपिटल Q एंड दिस इज Q0 अपॉन r स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा ये Q0। देखो इस Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कैपिटल Q अपॉन कितना आ गया r स्क्वायर, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड निकल के आ रखा है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो इन वेक्टर फॉर्म, देखो बड़ा सिंपल है। अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पर मैंने Q0 चार्ज रखा हुआ है, इस वक्त फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, बाहर की ओर। अगर फोर्स बाहर की ओर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। इसको या तो बोल सकता हूँ मैं कहाँ से कहाँ की ओर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर E है वो किस डायरेक्शन में बताओ, या तो कैपिटल Q से Q0 की ओर है, या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा बहुत अपने लेफ्ट और राइट हैंड के बारे में के हिसाब से बोलो तो लेफ्ट टू राइट बोल सकता हूँ। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट बोल सकता हूँ। या फिर थोड़ा सा और मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स लगा के बात करूँ तो दिस इज इन दिस आर वेक्टर। अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ तक आर वेक्टर बोलूँगा तो किस डायरेक्शन में होगा, ये आर वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इन दिस आर वेक्टर, यानी आर कैप की डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर जो आर कैप है वो किसके बराबर है, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल मुझे क्या करनी है, यहाँ पर डायरेक्शन ऐड करनी है। और हम सब जानते हैं कि डायरेक्शन को लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा वाला है, ये यूनिट वेक्टर वाला। ठीक है, तो इन वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ लिखो, मैं इसको मिटाऊं, क्या हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ से मेरे पास ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना, यहाँ वेक्टर डायरेक्शन लगा दी मैंने, यहाँ ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आया। अब मुझे डायरेक्शन लिखनी है तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, आर कैप लिख दूंगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। या इसी को मैं क्या लिखता हूँ, देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q अपॉन आर स्क्वायर। इसे मैं लिखता हूँ, देखो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर लिख सकता हूँ, आर इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब हो गया ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्यूब, और ये कितना आ गया यहाँ पर आर वेक्टर आ गया। ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं,
और ये क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखो ये सब करने का मतलब फायदा क्या हुआ, एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। देखो जो E है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर है। इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ओके, अगर Q को मैं फिक्स कर दूं, ये चीज तो वैसे ही कांस्टेंट है, हम सबको पता है, यानी वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या निकल के आया, R स्क्वायर निकल के आया, यानी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। पहली चीज तो ये समझ में आती है। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस E विल बी ए फंक्शन ऑफ ओनली R, यानी ये सिर्फ R के साथ क्या करेगा, अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। अगर मैं R को फिक्स कर दूं तो इसका मतलब क्या है, E भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि जगह को चेंज करो लेकिन R फिक्स रहे? क्या आपके पास कुछ ऐसी ज्योमेट्री होती है कि आप जगह तो चेंज कर रहे हो लेकिन ये R जो डिस्टेंस है वो फिक्स है? आप सब जानते हो, दैट इज सर्कल। क्या बना दो, ऐसा सर्कल बना दो। अभी आप 2 डायमेंशन में सोच रहे हो ना, तो ये मेरे पास क्या है, हमारा सोर्स चार्ज है Q, यहां से R डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है। देखो ये P पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर दिया, यानी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर, क्योंकि ये सब क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है, R है। ये सब जगह क्या है डिस्टेंस, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। अगर ये सब वैल्यू R हैं तो इस पॉइंट 1 पर, पॉइंट 2 पर, पॉइंट 3 पर, पॉइंट 4 पर, पॉइंट 5 पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे यहां पर निकालो, आप यहां पर निकालो, यहां पर निकालो, यहां पर निकालो, यहां पर निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, कहीं पर भी निकालो, इसके पूरे सरकमफ्रेंस में अगर R सेम है, R चेंज हो ही नहीं रहा है, और एक Q चार्ज जो कैपिटल Q चार्ज है सेंटर में रखा हुआ है इस सर्कल के, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। होगा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर डिपेंड कर रहा है। हाँ वो बात अलग है, डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, हर जगह सेम होगा। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो किसकी बात है, सर्कल की बात है। मैं 2 डायमेंशन में सोच रहा हूं, अगर मैं 3 डायमेंशन में सोचूं तो बताओ क्या हो जाएगा। 3 डायमेंशन में इस सर्कल का रूप क्या हो जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, ये स्फेरिकल सेल बन जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या खींच दिया, इस तरह से एक स्फेरिकल सेल खींचा। ओके, ये स्फीयर है, ठीक है, अब स्फीयर तो दिखा नहीं सकता मैं, लेकिन हाँ अजूम करो, ये क्या है, एक स्फीयर है इस तरह से। ओके, और जो Q चार्ज है, जो सोर्स चार्ज है, कहां पर है, इसके सेंटर पर है। अब इसके सेंटर से इसके सरफेस पर चाहे मैं किसी भी पॉइंट पर जाऊं, R की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी इसकी सरफेस पर, इस स्फीयर की सरफेस पर जब ये सोर्स चार्ज इसके सेंटर पर है, तो स्फीयर की सरफेस पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। वैल्यू कहने का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन चेंज होगी। अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, इसके कारण कैसी सिमेट्री है, यानी इसके पास कैसी सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है। सो इट हैज स्फेरिकल सिमेट्री, सो इट हैज स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री, कैसी सिमेट्री है इसके पास, स्फेरिकल सिमेट्री। ओके, ये बात समझ में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेरे पास कोई एक टेस्ट चार्ज है, सॉरी मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, अगर उसका मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कौन सी सिमेट्री होती है, स्फेरिकल सिमेट्री होती है। क्यों होती है, ये रीजन है उसका। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है तो ये क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हों तब हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करेंगे। ओके, इफ वी हैव नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं। मान लिया मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ मेरे पास Q2 है, उस तरीके से एक चार्ज पार्टिकल मेरे पास यहाँ पर Q3 है, 3 मान लो, ठीक है फिलहाल के लिए। और ये एक पॉइंट है, पॉइंट P,
और मुझे यहाँ पर इन तीनों चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अगर मेरे पास एक सिंगल चार्ज होता, अगर ये Q चार्ज होता और इससे अगर मैं R डिस्टेंस पर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालता तो आंसर क्या आ जाता? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जो कि अभी हमने क्या किया, डिस्कस किया। और डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी? तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन विल बी इन दिस वे एंड लेट अस से दिस डायरेक्शन इज आर कैप डायरेक्शन। तो वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू, और यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, ये आर कैप। और यहाँ पर जो आर कैप है वो क्या है मेरे पास, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस आर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब इधर आओ, अब यहां मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल नहीं है, तीन है, या बोल सकते हैं मल्टीपल चार्ज पार्टिकल है। तो सबसे पहले मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा, ये एक सेपरेशन वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज आर पी वन वेक्टर। उस तरीके से एक सेपरेशन वेक्टर ये हो गया, दिस इज आर पी टू वेक्टर। सिमिलरली ये क्या हो गया, एक सेपरेशन वेक्टर ये हो गया, दिस इज आर पी थ्री हो गया। सबसे पहले क्या करो, इस Q1 के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। कहां की ओर होगा, ऐसे बाहर की ओर। लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 वेक्टर। इस Q2 का कहां की ओर होगा, अगेन यहां से ऐसे बाहर की ओर होगा। लेट अस से दिस इज E2 वेक्टर। इस Q3 का कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा। एंड लेट अस से दिस इज E3 वेक्टर। नाउ अब यहां पर मेरे पास जो तीन इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3 आ रखे हैं, इनके पास एक खासियत होती है। वो खासियत ये होती है कि ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, या मोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। यानी E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू और E3 की वैल्यू इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगी कि यहां पर कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं। इनको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल is independent from presence of other charges and this is known as principle of superposition। अगर ये principle of superposition को फॉलो कर रहे हैं तब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E net इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, E net वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस कितना आ जाएगा, E3 आ जाएगा। तो मुझे सिंपल क्या करना है, E1, E2, E3 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट कर देनी है। तो यहाँ से मेरे पास E1 वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन फ्रॉम डेफिनेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा Q1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी आर P1 का स्क्वायर। और यहाँ क्या आएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर P1, तो उसको लिखता हूँ आर P1 कैप। आर P1 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर P1। सिमिलरली यहाँ से क्या निकाल दूंगा, E2 निकाल दूंगा, तो E2 वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा Q2 अपॉन आर P2 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, आर P2 कैप आ जाएगा। उस तरीके से यहाँ से E3 निकाल देंगे, तो E3 वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज Q3 अपॉन आर P3 का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा, आर P3 कैप आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब एक काम करो, इन तीनों वैल्यू को उठाओ और इसमें पुट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास E net वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 अपॉन कितना है ये, आर P1 का स्क्वायर, दिस इज आर P1 कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा, अगेन इसकी वैल्यू पुट करो, E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q2 अपॉन आर P2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया, आर P2 कैप आ गया। फिर प्लस E3 की वैल्यू, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस वन इज Q3 अपॉन आर P3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज आर P3 कैप। ओके, देखो सबसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो बाहर ले लो सबको। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, ये बच गया मेरे पास Q1 अपॉन आर P1 का स्क्वायर, दिस इज आर P1 कैप, फिर प्लस का कितना आ जाएगा इधर पर, Q2 अपॉन दिस इज आर P2 का स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये आर P2 कैप आ गया, एंड फिर यहाँ पर प्लस करने के बाद ये वाला टर्म आ जाएगा, दिस इज Q3 अपॉन आर P3 का स्क्वायर अपॉन आर P3 कैप आ गया, एंड दिस ब्रैकेट विल बी
क्लोज। ठीक है, तो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। ना अब इसी फॉर्मूले को जो यहाँ पर निकल के आ रखा है, इसको मैं समेशन के टर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो कैसे, E नेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई, अब साइन नोट तो ऐसे रहा, फिर यहाँ क्या लगा दूंगा, ऐसे समेशन का साइन। अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो क्यू के लिख सकता हूँ इसको मैं, और अपॉन कितना आ जाएगा, ये आर पी के का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, आर पी के कैप आ जाएगा। और जो के है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 3 तक वेरी कर रहा है इन दिस केस। तो इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा, देखो अगर आप यहाँ पर के की जगह 1 पुट करोगे तो पहला टर्म आ जाएगा, फिर समेशन में प्लस का साइन आ जाएगा, फिर के की जगह 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा, फिर प्लस साइन आएगा, फिर के की जगह 3 पुट करोगे तो लास्ट टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 3 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर फाइंड करेंगे। ओके, नाउ अब इसको क्या करता हूँ मैं, जनरलाइज कर सकता हूँ। तो इन जनरल इफ वी हैव n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, n चार्ज पार्टिकल हैं, फॉर n चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स, और चार्ज पार्टिकल क्या है मेरे पास, Q1, Q2, Q3 डेस Qn, तो n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं। तो इन सारे चार्ज पार्टिकल के कॉम्बिनेशन की वजह से किसी पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E नेट एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू, देखो ये टर्म तो ऐसे रहेगा, सम कॉमन आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या आ जाएगा समेशन, और यहाँ कितना आएगा अंदर, क्यू के अपॉन आर पी के का स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, आर पी के कैप। अब इस केस में जो के है कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, जब मेरे पास 3 चार्ज पार्टिकल थे तो के कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, 1 से 3। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं तो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, k इक्वल टू 1 से लेकर n तक। तो दिस इज अवर फॉर्मूला, और ये पूरी चीज़ कहाँ होगी, ब्रैकेट के अंदर होगी। ठीक है, क्लियर बात। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, n चार्ज पार्टिकल के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। लेकिन ध्यान देना है, इस फॉर्मूले का यूज हम कम ही करेंगे। हम जब भी मल्टीपल चार्जों के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेक्टर क्वांटिटी, तो जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो कौन सा एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, वेक्टर एडिशन होगा। तो सिर्फ हमको क्या याद रखना है, ये याद रखना है, E1, E2, E3 निकाल देंगे, फिर वेक्टर एडिशन कर देंगे, और उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। ओके, तो ये क्या हो गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसका जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसको सॉल्व करेंगे, फिर आएंगे क्या, किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात। लेकिन जाते जाते आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि भाई फील्ड होता क्या है, व्हाट इज फील्ड। अगर आप साइंस की बात करते हो तो फील्ड क्या है, अगर मैं आम भाषा में फील्ड को डिफाइन करना चाहूं तो फील्ड क्या होता है, खेत फील्ड है। लेकिन फिजिक्स में फील्ड क्या है बताओ, कोई बता सकता है कि व्हाट इज फील्ड इन फिजिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब आप हायर क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे। तो साइंटिस्टों ने फील्ड को कुछ ऐसे डिफाइन किया, उन्होंने बोला कि आप अपनी आंखों को क्लोज करिए और एक इमेजिनरी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस की क्या बनाइए, अपनी दिमाग में इमेज बनाइए, और उन्होंने बोला कि ए फ्लूइड लाइक सब्सटेंस विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द यूनिवर्स and have some value at every point in the universe, then this fluid like substance is field। तब वो fluid like substance क्या है, field है। फॉर एग्जाम्पल माना मेरा कमरा क्या है, एक यूनिवर्स है, ठीक है, माना एक कमरा क्या है, यूनिवर्स है या पूरा स्पेस है, ठीक। इस पूरे कमरे में हर जगह हर पॉइंट पर हवा है, एयर है, और उस एयर की कुछ डेंसिटी है, और हर पॉइंट पर डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी नहीं होगी, यानी बोलते हैं हर पॉइंट पर उस एयर की डेंसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इस कमरे के लिए वो जो एयर है वो एक फील्ड है, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम नहीं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो फील्ड के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। इसके डीप में आप जब पढ़ोगे तो आप ज़्यादा समझ में आएगा जब आप हायर क्लासेस में जाओगे। लेकिन फिलहाल आपके अभी
तक आपने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस किया। आगे एक और फील्ड आएगा आपके कोर्स में, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम दोनों कंबाइन करेंगे, एक नया फील्ड निकल के आएगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फिलहाल के लिए आप बेसिक को अपने क्लियर कीजिए, उनको मजबूत कीजिए, और आगे आगे आने वाले लेक्चर में आपके कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।